शख्सियात ही तो है जो हो के बुलंद हाथ में आसमान लेती है। ऐसी होती है आशिकी जिद्दी करके रहती जो ठान लेती है। यस, अगर आपके पास जिद है, हौसला है, जुनून है, जज्बा है, तो आपकी आशिकी किसी काम के प्रति, किसी ख्वाब के प्रति, किसी सपने के प्रति ऐसे आपके अंदर खुद एतमादी जगाती है ना कि रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। आप ही हमेशा दिल से में कहते हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कहते हैं, ये कहते हैं कि कहाँ से लाएं खुद एतमादी जब हालात हमारे हित में नहीं है, हमारे मुआफिक नहीं है। कैसे लाएं अपने आप में जुनून और जज्बा जब खाने को कुछ नहीं है। कैसे लाएं अपने अंदर जज्बा, इरादा, मजबूत इरादा जब हमारे पेरेंट्स ही हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हमारे दोस्त लोग हमें टीज करते हैं, ट्रोल करते हैं, बॉडी शेम करते हैं, हमें डिसेबल्ड कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास वाकई में इरादा, जज्बा, जुनून कुछ कर गुजरने का हो, फिर आपकी बॉडी एबल्ड हो या डिसेबल्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। रास्ते खुद ब खुद आपके कदम चूमने पर मजबूर हो जाते हैं और अनगिनत रास्ते आपसे ये कहते हैं, निकल तो पड़ो, हम हैं ना, एक नहीं तो दूसरा रास्ता आपको तलाशने में हम मदद करेंगे। अगर आपको फिर भी रास्ता नहीं मिलता तो मैं आपको बता दूं, वो रास्ता तलाशने के लिए आपके अंदर वो मजबूत इरादा इन हस्ती की तरह होना चाहिए जो आज हमारे दिल से में हमारे साथ में वे गुफ्तगू रहेंगे। यस, वी आर इन कन्वर्सेशन विद उस एक शख्सियत से जिन्होंने बैन अक़वामी सतह पर, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर हमारे मुल्क का नाम ऊंचा किया है। शी इज़ नन अदर देन गीता चौहान, इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर और न जाने क्या क्या। स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसी है आप? नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ और काफ़ी दिनों से इनफैक्ट हमारे व्यूवर्स भी यही चाहते थे और मैंने भी जब आपके बारे में जाना, पढ़ा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप वाकई में दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, मशाल राह का काम कर रही हैं। आपकी स्टोरी जानकर ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसे वाकई में इतना मजबूत हो सकता है इरादों का कि भाई वो दुनिया की बातों को एक तरफा करके अपने हौसले से ये कहेगी, अपनी खुदी से ये कहेगी कि खुद एतमाद होकर जीना सीखो, अपने आप को बुलंद रखो, विचारों को बुलंद रखो। क्योंकि आप 6 साल की उम्र से ही कुछ करना चाहती थी, लेकिन 6 साल की उम्र से ही आपको पता चला कि बॉडी एबल्ड नहीं है, आप चल नहीं सकती, पोलियो की आप शिकार हो गई। किसने आपके जहन में, किस बात ने आपके जहन में घर किया कि भाई आपको बास्केटबॉल, व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर बनना है? मेरी फैमिली को बहुत टाइम लगा मुझे समझने के लिए कि मुझे डिसेबिलिटी हुई है या क्या हुआ है। स्ट्रगल तो स्कूल से ही शुरू हो गया क्योंकि डिसेबिलिटी की वजह से मुझे कहीं स्कूल में एडमिशन्स नहीं मिल रहे थे। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, जो आप एक जर्नली बोल सकते हैं कि बॉम्बे में म्यूनसिपालिटी स्कूल कहते हैं जिसे। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने मेरा एग्ज़ाम लिया और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिशन दिया। लेकिन तब जहन में आता था ऐसा क्यों है, एबल्ड हो, डिसेबल्ड हो, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है, अटल है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको क्यों रोका जा रहा है पढ़ाई से? कभी बहुत सारे सवाल जहन में आते होंगे। उस टाइम पे तो आपको सच कहूँ तो गाइडेंस ही नहीं था, तो सवाल ही नहीं था। माँ बाप मेरे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी एक सिंपल है और हम यूपी से बिलोंग करते, तो आप जानते हैं यूपी में लड़कियों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ कब आप आए? मेरे पापा 14 साल की एज में ही बॉम्बे आए थे। मतलब आप मुंबई कर ही है? हाँ, मैं मुंबई में ही, मेरा पैदाइशी मुंबई का ही है। और उस टाइम पे ये था कि जब मेरे स्कूल में एडमिशन्स हो गए तो उसमें ये था कि हम आप बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे, सेपरेट बैठना होता था। उनके पेरेंट्स हमारे साथ उनके बच्चों को अलाउ नहीं करते थे। वो डरते थे कि हमारे साथ बैठेंगे तो शायद उनके बच्चों को भी हो जाएगा ऐसा कुछ। कंप्लेंट्स आती थी, बहुत स्टॉप हुआ है ये। लेकिन टीचर्स हमें डायरेक्ट नहीं कह सकते थे, तो सेपरेट बैठना, सेपरेट अकेले खाना खाना, यही स्कूल चला है। तो मतलब आप कभी बड़ा इमोशनल हो जाते होते हैं, किसी से क्या नहीं रोना तो जब फील ही नहीं समझा। हमें ऐसा लगता था कि हम दूसरों से अलग ही नहीं, हम लाइक उनके लिए छूत है। ओह, ये थॉट बहुत थे
मतलब ये बहुत देर तक आपके जहन में रहा? जहन में रहा ये। मैं जैसे वो छुआछूत की हाँ, बहुत बात ये होती पहले है। हमारे साथ प्रैक्टिकली हुआ है मेरे साथ। लोग बैठते नहीं थे, दोस्त नहीं होते थे, और स्कूल में भी सेपरेट बैठना। मेरे स्कूल में फ्रेंड्स बहुत कम होते थे, बहुत 1% के हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है मुझे पहले खुद पे काम करना चाहिए। अच्छा, ये कब जहन में आई ये बात? क्योंकि माँ बाप के पास भी उतने अवेयरनेस नहीं थी, गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे आप। मैंने 10th तो कैसे भी निकाल लिया, बट मुझे आगे पढ़ना था। तो ऐसा था कि नहीं, मुझे यही ज़िंदगी घर में बैठ के रो के नहीं निकालनी है। वाह। मेरा हमेशा से ऐसे ही थॉट था कि मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो ऐसी कंडीशन में कोई भीख मांग रहा है, कोई कैसा बैठा है, कोई फैमिली के बगैर हिल नहीं सकता है। तो मुझे हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप पे काम करना है। मुझे कल फ्यूचर में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। बहुत बंदिशें थीं, अपने आप को इन बंदिशों से आज़ाद करना बहुत बड़ी बात होती है। ये दृढ़ निश्चय कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मुझे कमल की तरह खिलना है और पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बनना है। ये सवाल किस तरह के आते थे उस दौर में आपके जहन में? आपको सच कहूँ तो क्वेश्चंस लाइफ में ऐसे ऐसे आए हैं ना कि आंसर मैं खुद नहीं ढूंढ पाई हूँ। बट 10th के बाद ऐसा रहा कि मुझे पढ़ा नहीं रहे थे। मेरे डैड ने कहा कि खाना तो मिलेगा, आप घर पे बैठो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्या करना है पढ़ के। तो मेरी मॉम का था कि नहीं, तू जा पढ़। तो मॉम ने एडमिशन तो करा दिया। मैंने कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद पता चला कि जो हम हिंदी मीडियम से पढ़ के आके इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाते हैं, इससे बहुत डिफरेंट होता है वो। तो उसके लिए क्लासेस ये वो, तो तब से मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया, क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट करनी। हाँ, एडमिशन तो हो गए, बट सर्वाइव करना ईजी नहीं था ना। तो मुझे कैसा रहा कि मैं जॉब भी ढूंढ रही थी और मुझे कोई जॉब देने को तैयार नहीं था। मैंने मिड डे के थ्रू मैंने एक महीने में 20 से 30 इंटरव्यूज़ ढूंढे और मैंने गई हूँ प्रैक्टिकली। इनफैक्ट ट्रैवलिंग के लिए ऑटो के लिए पैसे नहीं होते, तो मैं क्रचेस पे, ऐसी व्हीलचेयर पे अपना वहाँ जा के मैंने इंटरव्यूज़ दिए। उनका एक ही रीज़न होता था, वो ऊपर से नीचे देखते थे, आई डोंट नो क्या देखते थे। उनका ट्रीट करने का तरीका उनको समझ में आ जाता था हमें कि हाँ, वो बाद में बताएंगे। लेकिन ये समाज में बदलना चाहिए, फ़र्क करना शुरू करते हैं हम, ये एबल्ड है, ये डिसेबल्ड है। उनकी उन हरकतों की वजह से बंदा सुसाइड भी कर सकता है, क्योंकि आपके जहन में भी कई सारे सुसाइडल थॉट्स आए होंगे तब। बहुत। ये व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर आप बनी और आपने कई सारे गोल्ड मेडल अपने नाम किए, वो ख्याल आप दूसरा स्पोर्ट भी चुन सकती थी, फिर यही आपने क्यों चुना? कैसा था, 2017 में एक फ्रेंड है मेरे, रवि, वो व्हीलचेयर क्रिकेट खेलते, उनसे फ्रेंडशिप थी। तो उन्होंने बताया कि मुंबई में टीम स्टार्ट हो रही है, आप जाओ, मिलो और देखो कैसे स्टार्ट करना है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि लोग हंसेंगे हम पे अगर हम खेलेंगे तो फिर भी उसने मुझे कन्विंस किया कि एटलीस्ट जाके देख। तो मैं गई वहाँ पे, 2-3 हम थे व्हीलचेयर यूज़र, क्रचेस पे, अलग अलग डिसेबिलिटी थी, कोचेस से। तो उन्होंने बताया, उन्होंने गाइडेंस किया कि ऐसा हम टीम स्टार्ट कर रहे हैं, आप शुरू कीजिए। पता नहीं था कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ जाना है, मैंने कुछ नहीं सोचा, हाँ ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया। ये एक था कि बचपन से खेलने नहीं मिला, हम आम बच्चों के साथ बैठ नहीं सकते थे, खेल नहीं सकते थे। तो वो खेलने का पैशन जो मेरा स्पोर्ट्स में आया, मैं पूरी तरह से घुस गई। ओके, ये पैशन कब डेवलप हुआ था स्पोर्ट्स की? 2017 में बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि जब जो बचपन से दबा हुआ था ना, वो वहाँ पे मौका मिला मुझे। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे खेलने मिलेगा, वो भी स्पोर्ट्स में। उस टाइम पे मेरा स्ट्रगल ऐसा चल रहा था कि मेरी फाइट खुद से थी। खुद से क्या फाइट रहती थी? एक टाइम आ गया था, घर पे मेरे प्रेशर इतना हो रहा था कि मेरे डैड को मेरा बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। 10th के बाद की बात कर रही हैं आप? ग्रेजुएशन के टाइम के। उनका प्रेशर कैसे की फिर आपने? मैंने वही जॉब करके मैंने कंप्लीट किया, और फाइनेंशियल लाइन में मैंने किस तरह की जॉब करे आप? मैंने बैंकिंग लाइन में काफ़ी जॉब किया, फाइनेंशियल लाइन में। मतलब स्मार्ट पहले से थी? वो एक जरिया मिल गया मार्केटिंग लाइन में कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे। उसमें इतना एक्सपीरियंस मिला कि आप बस प्रोडक्ट दे दो, मुझे बेच के आना मेरी जिम्मेदारी है। ओह वाह, उतना एक्सपीरियंस हो गया था। अच्छा रहा सपोर्ट एक मेरे लिए कि ताकि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकूं। खुद जॉब करके आपने अपनी पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया मैंने। ओके। फिर ऐसा रहा था कि मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्शन बढ़ाते जा रहे थे, तो उनको मतलब डैड की तरफ से सपोर्ट नहीं था? क्यों उनको? आपको क्या लग रहा है, क्या वो समाज से डर रहे थे? नहीं, या ये था कि बेटी है, बोझ है यार, कब तक रहेगी? क्या लगता है? या बहुत गरीब घर से ताल्लुक रखते थे? या बहुत सारे पेरेंट्स के जहन में सवालात आते हैं, जबकि आना नहीं चाहिए अगर इस तरह की बेटी हो? उनका ना थॉट अलग ही था कि पर्टिकुलर मुझे लेके, या हमारे यूपी कास्ट में आप जानते हैं लड़कियों को ज़्यादा
सपोर्ट आगे नहीं नहीं मिलता बढ़ाया है, जाता। आगे बढ़ाते ही नहीं। उनको लगता है घर गृहस्थी संभालना है, घर में ही रहना है, नथिंग एल्स। लगता है आपको चेंज होनी चाहिए थिंकिंग? ऑफ कोर्स ज़रूरी है। मेरे घर में चेंज हो चुका है अभी फ़िलहाल। वेरी नाइस, आपकी वजह से। हाँ, बहुत धीरे धीरे काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। भाई भी कभी रिस्पेक्ट नहीं देते थे, तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैंने घर छोड़ दिया। हाँ, घर छोड़ दिया मैंने। तो सुबह 5 बजे उठी, बैग उठाया और एक फ्रेंड को बुलाया हेल्प के लिए और निकल गई। जेब में पैसे नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, सब निकल गई बस। 100-200 रुपये थे उस टाइम पे। स्टार्टिंग में तो कोई घर भी नहीं दे रहा था कि डिसेबल है तो घर क्यों दूँ। मैं वहीं पे मैंने सर्वाइव किया 5 साल। यहाँ आने के बाद कभी घर वाले मिलने के लिए आए, या आपके पापा ने कभी सोचा, या माँ मिलने के लिए आई? पापा मेरे से ऐसे नाराज़ थे कि 10-12 साल बात ही नहीं किए। तो जब मैं फाइनल मैच खेल रही थी तो मेरे डैड एक्सपायर हो गए। ऐसा था कि फैमिली ने, दीदी ने नहीं बताया क्योंकि मैं मैच नहीं खेल पाऊंगी। तो जब मेडल लेकर घर आई तो तब तक वो जा चुके थे। तो ऐसा हो गया कि जब मेरी उनको एक्चुअली में देखने का टाइम आ गया तो बहुत लेट हो गया। कितना सहा है आपने? अब तो आदत सी हो गई है। अब तो ऐसा हो गया कि स्ट्रगल ना हो तो मज़ा ही नहीं आता लाइफ। दौड़ जिंदगी की आपने तो अपने संघर्ष से मुकम्मल कर ली, लेकिन इस संघर्ष में कभी कभी जहन में कुछ सवालात उठ खड़े होते थे। वो सवालात किन से होते थे? अपने आप से सवालात थे, अपने घर वालों से, समाज से, या फिर सरकार से? मैंने उम्मीद रखना छोड़ दिया बचपन से ही। जब फैमिली से जो रिस्पेक्ट या ये था, जब वहाँ नहीं मिला तो मैंने कभी किसी से उम्मीद नहीं किया। ये था कि खुद पे फाइट करना है, खुद को अचीव करना है। मैंने एक ही चीज़ सीखी लाइफ में अपने खुद से, ज़िद्दी अगर आप ना हो तो तरक्की आपको नहीं मिलेगी। पहले मुझे मेरी डिसेबिलिटी एक्सेप्ट होने के लिए मुझे काफ़ी साल लगे। मुझे बहुत टाइम लगा। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं बहुत प्रेशर में थी, और जब भी मैंने आपको बताया कि मुझे घर छोड़ना था, उसके पहले ही मेरे पे ये प्रेशर्स बन रहे थे। तो मेरे भी माइंड थॉट है कि मैं भी मेरी लाइफ को एंजॉय करूँ। कुछ सोशल लाइफ ये सब कुछ नहीं था, नथिंग, ज़ीरो था। बट मैं अपनी लाइफ को जीना चाहती थी, पर कैसे मुझे समझा नहीं। फिर प्रेशर बढ़ता गया तो एक टाइम ऐसा गया था कि मैं कुछ डिप्रेशन में आ गई थी। एक महीने में मैंने 3 बार सुसाइड किया। तो वो सुसाइड में मेरा ऐसा रहा कि मैं उस टाइम पे भी मुझे कुछ नहीं हुआ। कैसे सुसाइड किया? घर पे? घर पे ही किया था। 2 बार मैंने नींद की मेडिसिन ले ली थी। डोज हैवी ले लिए थे, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, दोनों टाइम कुछ नहीं हुआ। एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि मैंने चूहे की दवा डाल के माजा के कोल्ड ड्रिंक में मैंने पी लिया था, तो भी कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं तभी समझा जब 3rd बार मैंने किया और कुछ नहीं हुआ। तो मेरी दीदी मेरे पास आई, हॉस्पिटल बैठी, उसने बोला देख तू कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं जाने वाली है, इतना सोच ले। फिर मेरे भी दिमाग में बैठा, हाँ मेरा सिर्फ हॉस्पिटल का पैसा जा रहा है। लेकिन 3 सुसाइड अटेम्प्ट करने के बावजूद भी घर वालों ने आपका साथ नहीं दिया। आपके पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि 3 बार सुसाइड कर रही है यार? अब तो इसके जज्बात समझने की कोशिश करें, ये जो करना चाहती है वो करने दें, अब तो इसको बोझ ना समझें, अब तो इसकी मानसिकता को कभी समझें। बैठ के बात नहीं की तो ये सब चीज़ें कभी बड़ा दुख सामने होता आई है। नहीं। अपने घर वालों से, अपने बाप से कौन सी तलखी रही जिंदगी भर अभी तक? मुझे एक ही उनसे गिला रहा। कभी पास बैठ के उन्होंने सर पे हाथ रख के ये नहीं पूछा कि तुझे कोई तकलीफ़ है। तो मुझे हमेशा से रहा वो। और मेरे भाई लोग को जो ये मिला ना, वो मुझे नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं मुझे वो खला। बट मैंने कभी उनसे डिमांड नहीं की कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जब फिर आपने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, वहाँ कौन आपके हमदर्द बने और वहाँ भी आपने क्या कुछ सहा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक लें। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए अपना चहेते प्रोग्राम दिल से लाइव। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल से लाइव में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। देखिए आज दिल से दिल का राब्ता कर रही है हमारे साथ और आप लोगों के साथ वो एक शख्सियत जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बैनुल अक़वामी स्तर पर हमारे मुल्क का नाम, देश का नाम रोशन किया है। ये है गीता चौहान। इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर आप हैं, साथ ही साथ आप टेनिस भी खेलती हैं। पहले मैच की बात करें, जब आपने पहला मैच खेला तो कैसा महसूस हुआ तब, और कितनी मेहनत थी? तभी भी अलग एक तरह का संघर्ष था। अपनी मानसिकता को तब आपने कैसे और भी उजागर किया और भी बढ़ाया? क्या था वो मामला जब पहली मर्तबा आपसे कहा गया अब आपको फील्ड पे खेलना है? जब 2017 में मैंने फर्स्ट टाइम नेशनल्स खेले हैदराबाद में, उसमें मुझे आइडिया नहीं था कि करना क्या है
और हम नए प्लेयर्स थे, कुछ 1-2 प्लेयर्स ही सीनियर्स थे, पर वो गाइडेंस नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी एक सीनियर प्लेयर को वो जूनियर प्लेयर्स के लिए। बट स्टार्ट था, हमने स्टार्ट कर लिया। हमारे पास स्पोर्ट्स व्हीलचेयर नहीं थी, हमने जब प्रैक्टिस भी स्टार्ट की है सिंपल चेयर पे। बहुत बेकार चेयर पे। हाँ, मुंबई में एक हॉस्पिटल है हमारा डिसेबिलिटी को लेके, महालक्ष्मी में, जो हाजी अली में, तो रिहैब है डिसेबिलिटी का, वहाँ पे हमारी सर्टिफिकेट्स बनते हैं। उसके बैक साइड में एक छोटा सा ग्राउंड था उनका, हॉस्पिटल वालों का, अच्छे उन्होंने सपोर्ट किया। हम हॉस्पिटल के व्हीलचेयर पे खेलते थे। व्हीलचेयर्स ऐसे होते थे ना, आप पुश नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको उस पर खेलना है। तो जब हम खेलते कम थे, गिरते ज़्यादा थे। तो फिर संभालना खुद को ही है। हिम्मत हाँ, है। पहले डरते थे, नो डाउट, हम पहले काफ़ी डरते थे। 2017 में मैं पहली बार जब मैच में गिरी थी नेशंस में, तो 2 मिनट के लिए ऐसा लगा मैं बेहोश हो गई। मेरे फिंगर्स ऐसे ऐसे शेक कर रहे थे, कांपने लगे। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए मैंने उस पर प्रैक्टिस किया। आज मैं व्हीलचेयर पे गिर जाऊँ तो व्हीलचेयर के साथ उठ भी जाती हूँ। कई सारी चीजें जहन में चलती है ना, तो जहन को मजबूत रखना कितना जरूरी है ना, अपनी मानसिकता को। इसमें यह है कि अगर आप सोचते हो कि आप गिरे तो आप खुद उठ सकते हो, तो इंजरी होने का सवाल नहीं उठता। तो ये जिंदगी में भी लागू होता है। आप अपनी जिंदगी में जहाँ जहाँ जिस कदम पे आप गिरो, गिरने के बाद संभलना खुद ही आपको है। जिस तरह से आप संभली, ऑब्वियसली आप संभल के आई थी। आपको पता था गिर के खुद ही आपको उठना है, कोई सहारा नहीं बनने वाला। नहीं बनेगा ना, आपकी उंगली कोई एक बार पकड़ेगा, 2 बार पकड़ेगा, ज़्यादा दिन तक वो आपके साथ नहीं चलेगा। किसने आपको इंस्पायर किया, मुतासिर किया है आपकी लाइफ में, बुक्स के अलावा? मुझे ना थोड़ा फ्रीडम फाइटर में जो होते थे ना, एकदम खुल के लड़ना, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, तो वो खुल के लड़ते थे, तो वो पसंद है। वैसा मैं भी वैसी हूँ। मैं भी ग्राउंड में भी कभी किसी से बहस हो जाए तो मैं खुल के लड़ लेती हूँ। तो स्पोर्ट्स में आने के बाद मैं पूरी तरह से चेंज हो गई हूँ। तो मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने आपको इसी के लिए बनाया था, और ये बेहतर तरीके से आप कर पा रही है। देखिए, अब मुझे मेरी डिसेबिलिटी मायने नहीं रखती है। हाँ, आपके लिए बहुत सारे लोग जो है, जिनके लिए आप प्रेरणा बनी है, आपके लिए कुछ मैसेज भेजे हैं। शिवानी हमें मैसेज कर रही है फ्रॉम कोटा राजस्थान। वो कह रही है कि गीता चौहान की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ये सबके लिए इंस्पिरेशन है। मैं 10th में हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, आपकी तरह बनना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले कह रहे हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, कुछ हम कुछ नहीं कर सकते, और मेरा एक पैर नहीं है। वो कह रहे हैं आपका एक पैर भी नहीं है, कौन आगे सपोर्ट करेगा, तो इसीलिए आप जब तक हैं तो इसी तरह घर पे रहें। डिप्रेशन का शिकार हुई हूँ, कई बार मैंने सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। मुझे ये बताएं, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे जीना चाहिए या अपनी इस ज़िंदगी का खात्मा करना चाहिए? मैं उनसे यही कहूँगी कि पहले घर से निकलिए तो सही, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, साधन अपने आप मिलते जाएगा। मुझे कांटेक्ट कीजिए, और भी लोग हैं, बहुत से हैं अब करने के लिए उतर रहे हैं। करेक्ट, ठीक है, तो हम आप को इनका नंबर भेज देंगे, तो आप इनसे खुद बात करें। और सुसाइडल थॉट्स ध्यान में कभी न लाइए, आपको इस दुनिया में मकसद के लिए भेजा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज किया। आज के बाद आप कभी नहीं सोचेंगे, आप कहिए इन्हें, कभी नहीं सोचेंगे। हमें कांटेक्ट करें, और इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे काफ़ी अवेयरनेस है डिसेबिलिटी को लेके, आप कोशिश कीजिए और डेफिनेटली बहुत कुछ होगा। करेक्ट, तो अब आगे बढ़ें एक और मैसेज की तरफ। कशिश भाटिया फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र। बड़ा अच्छा लगा गीता चौहान की कहानी सुनकर, काफ़ी साहस इनमें है। आपकी पिक्चर एक अखबार में देखी थी, तब से आपकी मैं फ़ैन हो गई, और जब से मुंबई मैराथन में आपने हिस्सा लिया तो आपने और भी इंस्पायर किया लोगों को। इसी तरह से हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए, विद लव। धन्यवाद उनका, उन्होंने मैराथन में मुझे नोट किया। मैराथन एक ज़रिया है, हमें अपनी बॉडी को एक्टिविटी करना, अपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करना अच्छा लगता है। अच्छा, हम स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे थे, क्योंकि आपके पास चैलेंज ज़्यादा है, एबल बॉडी नहीं है, उनको ज़्यादा इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता जितना आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप व्हीलचेयर के सहारे ही सब कुछ करती हैं। तो इसमें आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए वर्कआउट कितने देर का आप करती हैं, और खान पान क्या रहता है आपका? आप मॉर्निंग में एक अच्छा डाइट ले लो, एक लाइक एग ले लो, बॉयल चना ले लो, ये सब से ही मैं मैनेज करती हूँ। ज़्यादा मैं भी खर्चा नहीं कर पाती हूँ, नॉनवेज तो मैं ले ही थी हूँ, बट कैसा है मॉर्निंग में 1-1.5 घंटा एटलीस्ट स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, थेरा बैंड यूटिलाइज, मैं उस पर ध्यान देती हूँ। फिर बाकी का जो मेरा डे का वर्कआउट या जो भी अदर है, मैं वो कंप्लीट करके शाम को फिर मैं डंबल्स वगैरह 1-2 घंटा करती हूँ।
फिर मेरे मोस्ट ऑफ 4 घंटे डेफिनेटली वर्कआउट में जाते हैं। दूसरा, ये जो आपने शर्ट पहनी है, बार बार इंडिया की तरफ मेरा लोगों की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है, लेकिन इसे अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए जो संघर्ष आपने किया, जिस जद्दोजहद के मराहिल से आप गुजरी हैं, वो बहुत ही अव्वल नंबर पर आता है। उसमें आपने क्या सहा है, क्या खोया है, क्या पाया है। मैं अगर ये कहूँ, भले ही ज़िंदगी में आपने रिश्तों ने आपको इनफैक्ट खोया, आपने रिश्तों को नहीं खोया, लेकिन उसके बाद अपने नए रिश्ते भी बनाए और अपने साथ जो रिश्ता आपने कायम किया, सबसे पहले नंबर पर वही आता है। चेस्ट पे अगर फ्लैग हो ना तो बाकी कुछ नहीं दिखता है। आज के इस प्रोग्राम से बहुत लोगों के अंदर ये इच्छा जन्म ले गई होगी कि भाई हम क्या कर रहे हैं यार, एबल्ड होने के बावजूद भी हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी है। उठ खड़े हो जाओ, निकल पड़ो, बस मंजिल आपके रास्ते में, हाथ फैलाए, बाह फैलाए, बेकरार है। आप कोशिश करके तो देखो, इनकी तरह, गीता जी की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे आपको धन्यवाद कहना है, आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है हमारी डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। जैसे पैरालंपिक कमेटी आज पैराथलीट के लिए वर्क कर रही है, अगर आप लोग भी ऐसा सपोर्ट करेंगे तो हमें लोग जानेंगे ही जानेंगे। बिल्कुल, हमारा सपोर्ट तो हमेशा आप लोगों के साथ है और उन लोगों के साथ है जो देश के लिए कुछ करते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। और क्या चाहिए, कुछ नहीं। बस यही है कि आप और भी लोग हैं ऐसे जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अब उनकी स्टोरी सामने लाते हैं तो लोगों को नज़र में आता है। और कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है, मीडिया सबसे बड़ा सपोर्ट है। आप भी लेकिन आप जानते हैं। टेनिस भी खेलती है? मैं टेनिस खेलती हूँ, अभी व्हीलचेयर रेसिंग में गोल्ड मेडल जीत कर आई हूँ नेशनल्स में, एक गोल्ड और एक सिल्वर जीता है। क्या बात है। तो बस अभी सपना यही है कि ओलंपिक पहुँचूँ और देश के लिए जो पूरा करना है वो कंप्लीट करूँ। बस हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जल्द से जल्द आप हमारे देश के लिए और भी कुछ लेकर आएं, लेकिन देश का भी फर्ज बनता है आप लोगों के लिए कुछ करें वो। नहीं, अगर मैं ऐसा सोचूं कि देश मेरे लिए कुछ करेगा तो मैं कुछ करूंगी, तो फिर हमारा इंडियन होने का क्या फायदा है। क्या जज्बा, नो एक्सपेक्टेशंस। देखिए, बिना एक्सपेक्टेशंस के आगे चल रही है और कामयाबी इनके कदम चूम ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। थैंक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का दिल से लाइव आपको गीता चौहान जी के साथ बेहद पसंद आ गया होगा। इसी तरह से अपने अंदर साहस को जन्म दे दीजिए, क्योंकि जब आपके अंदर साहस, हौसला पैदा होगा, उसकी पैदाइश होगी, तभी आप जिंदगी में हर एक चीज़ वो कर सकते हैं जो आपको कभी कभार नामुकम्मल सी मालूम पड़ती हैं। कोशिशें करके देखिए, आप आसमान को भी अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। ऐसी होती है आशिकी, जिद्दी करके रहती है जो ठान लेती है। वेल, इन्हीं बातों के साथ, मजबूत इरादों के साथ एंड पॉजिटिव विचारों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं।